हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 3 नवंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं। तो ये न्यूज़ आई है जहाँ पे अभी रिसेंटली चार एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों इन एलिफेंट्स की डेथ हुई है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ में ये बताई गई है कि जो टाइ एलिफेंट्स थे, उन्होंने कोदो मिलेट्स को कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। पर हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो एलिफेंट्स इंपॉर्टेंट है और ये टाइगर रिजर्व। इसके अलावा एक दो और टाइगर रिजर्व मैं आपको बताऊंगा जो न्यूज़ में थी इस बार कवर्ड। हालांकि बहुत सारी टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारी की सारी टाइगर रिजर्व को याद रखें। राइट। ना ही यूपीएससी इतनी मतलब गिर के क्वेश्चन आपसे पूछेगी जहाँ पे इतनी सारी टाइगर रिजर्व आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन सी न्यूज़ में थी, तो सबसे पहले तो यही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश में। एक तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि है महाराष्ट्र में। और एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में है। चांसेस है कि एक और टाइगर रिजर्व ऐड करके आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि टाइगर रिजर्व और उनकी लोकेशन। ठीक है। वैसी क्वेश्चन फ्रेम हुई है यूपीएससी में, तो ऐसा नहीं कहना है कि ऐसी क्वेश्चन नहीं आती हैं। तो ध्यान देनी है इस चीज़ पे। अब ये तो टाइगर रिजर्व की बात हो गई, अब एलिफेंट्स के बारे में देख लेते हैं। हालांकि एलिफेंट्स के बारे में एक्सक्लूसिवली यूपीएससी ने पूछा हुआ है, फिर भी ओवरऑल हम देख लेते हैं, क्या पता दोबारा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखी गई हैं यूपीएससी में जो यूपीएससी ने दोबारा रिपीट भी किया हुआ है। और ये एनिमल्स वगैरह पे तो यूपीएससी पूछती हैं क्वेश्चन, राइट। तो एलिफेंट्स के बारे में हम देखते हैं। अभी तक 3 ऐसी लिविंग स्पीसीज को रिकग्नाइज किया गया है। 3 कौन कौन है, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट, या आप इसे एशियाटिक एलिफेंट्स कह सकते हैं, या आप इसे इंडियन एलिफेंट्स कह सकते हैं। अब क्या सारी की सारी एलिफेंट्स की आयुसियन स्टेटस रेड लिस्ट के हिसाब से क्या सेम है, तो आंसर है नहीं, सेम नहीं है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स, ये दो जो एलिफेंट्स हैं, इनकी आयुसियन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है, याद रखनी है, इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स की बस आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो 3 एलिफेंट्स में 2 है इंडेंजर्ड, एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब एक तो जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछी जाए तो उसमें यही स्टेटमेंट आ सकती है कि सारी की सारी एलिफेंट्स जो भी वर्ल्ड में पाई जाती हैं, सारी की आयुसियन स्टेटस इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ऐसा करके एक ट्रिक किया जा सकता है, तो याद रखनी है। 2 एलिफेंट्स, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स, ये दोनों इंडेंजर्ड हैं। और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये तो बात होगी एलिफेंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में एशियाटिक एलिफेंट्स या एशियन एलिफेंट्स ही पाई जाती हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स तो यहाँ नहीं पाई जाती हैं, राइट। तो एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाई जाते हैं। स्किन स्मूथ रहती है अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले एशियाटिक या इंडियन एलिफेंट्स की। सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज हैं एलिफेंट की अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद एशियन एलिफेंट्स, यानी सबसे बड़ी हो गई अफ्रीकन बुश एलिफेंट, फिर आ जाएंगी एशियन या एशियाटिक एलिफेंट्स, उसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स। ये अगर साइज़ के हिसाब से बात की जाए तब। साइड्स में क्या है, कौन सी अपेंडिक्स में एलिफेंट्स, तो अपेंडिक्स 1 में है। अब ये सारी है बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी ने क्या पूछा था, इनकी आयुसीन स्टेटस। दूसरी चीज़ इनकी बर्थ साइकिल पूछा था। और तीसरी चीज़ क्या पूछी थी स्टेटमेंट में, कि जो ग्रुप है एलिफेंट्स की उसे कौन हेड करता है, तो विमेन एलिफेंट उसे हेड करती हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो चांसेस हैं, अभी डेथ वगैरह हुई है तो दोबारा भी रिपीट हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे अभी G20 के डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। कहाँ पे, तो ब्राज़ील में हुई थी। वहाँ पे इंडिया के द्वारा क्या बताया गया कि इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है सेंडाई फ्रेमवर्क को। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, तो ये डिज़ास्टर्स के लिए लाई गई थी ये फ्रेमवर्क को, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और ये पर्टिकुलर जानकारी सारी कहाँ बात की गई हैं, तो G20 में हुई हैं, तो G20 को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो G20 को देख लेते हैं, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क को देखेंगे।
तो G20 क्या है? इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। फोरम यानी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मिलती हैं और एक दूसरे के साथ जो भी इश्यूज रहेंगी, जैसे कि अब G20 क्या करती है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली चीज़ों पे डील करती है, या ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो, या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। तो ये सारी चीज़ों की डिस्कशन होती है पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे, उसे ही फोरम कहा जाता है, राइट। तो वैसे G20 ये सारी चीज़ों पे डील करती है। अब G20 में जो जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कंसिडर किया गया है कि वर्ल्ड की वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं। और ये कुछ फैक्ट्स है, या आप कह सकते हैं डेटा, जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एक बार यूपीएससी ने ये फैक्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 80% वर्ल्ड की ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर करती है G20 के जो मेंबर्स है वो। 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया कवर की जाती है G20 के मेंबर्स के द्वारा। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। G20 को फाउंड कब किया गया था, तो 1999 में। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी 1999 में, इसीलिए इसे लाया गया था, ताकि सारी कंट्रीज मिलके अच्छे से डिस्कशन कर सके और एक अच्छी लेवल पे पहुंच सके जहां पे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े। अब G20 लेटेस्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इनिशिएटिव की सीरीज में आती है, याद रखनी है। और 18th G20 की सबमिट हुई थी दिल्ली में, याद रखनी है, 18th हुई थी, 18th। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 18th हुई थी। कब? तो न्यू दिल्ली में हुई थी 2023 में। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फोरम है, तो फोरम है इसीलिए इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या वैसे कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। वो हर कंट्री, ये जो 20 जो मेंबर्स हैं या जो भी कंट्रीज आती हैं G20 के अंदर, उन्हीं के पर्टिकुलर एक एक कंट्री में ऐसे चेंज कर करके इनकी फोरम वाली जो मीटिंग है वो सब होती है। वैसे कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, राइट। अब हम बढ़ेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क को देखेंगे। अब ये क्या है, तो ये लाई गई है डिज़ास्टर के लिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कितनी टाइम पीरियड के लिए, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, 2015 से लेके 2030 तक के लिए ये फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क में क्या किया जाएगा, तो वही सारी बातें हैं। 2030 से पहले क्या क्या कर सकती है कंट्रीज़ डिज़ास्टर से जो भी नुकसान होती है उसको रिकॉल करने के लिए, या ह्यूमन की डेथ होती है उससे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, यही सारी बातें हैं। तो ये अडॉप्ट की गई हैं कब, तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो अडॉप्ट की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में, ठीक है। कब, कहाँ पे की गई थी, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि जिसकी मीटिंग, थर्ड मीटिंग सेंडाई में हुई थी, जो कि है जापान में। और फिर इसे इंडोर्स किया गया, यानी पुष्टि की करी गई इसकी, कहाँ, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ये जो फ्रेमवर्क के क्या क्या टारगेट्स है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सबसे पहले आई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इसे लाया था। और इसकी अभी तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, यानी 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये थर्ड कॉन्फ्रेंस थी सेंडाई, जो जापान में हुई थी, जहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और ये सक्सेसर है, यही सेम बात की सक्सेसर है ये, हाइग्रो फ्रेमवर्क ही, सॉरी, हीगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की ही सक्सेसर है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। अब ये जो हीगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये जो लाई गई थी, ये 2005 में लाई गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्यों लाई गई थी, तो डिजास्टर से लड़ने के लिए लाई गई थी। 2005 से लेकर 2015 तक ये फ्रेमवर्क चली। फिर 2015 के बाद शंघाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया, जो कि है 2030 तक, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल्स में यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, 2 या 3 लाइनर वाली स्टेटमेंट जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। या तो आपसे पूछे कि ये सेंडाई फ्रेमवर्क है किस चीज़ से रिलेटेड, या रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है सेंडाई फ्रेमवर्क ये किस चीज़ से रिलेटेड, तो वहाँ आपसे पूछ ली जाएगी डिज़ास्टर, वहाँ पे आपसे पूछ ली जाएगी क्लाइमेट चेंज, या प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, या रामसर वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट में, ऑप्शंस में। तो आपको ध्यान देना है कि ये फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये डिजास्टर्स के लिए लाई गई है, ठीक है। अब यही है इसकी पर्टिकुलर टारगेट। अब ये सारी टारगेट 7 टारगेट्स हैं इसकी, आप तो सारी याद नहीं रख पाएंगे, पर मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। तो डिजास्टर से जो भी डेथ होती है, राइट, मोर्टेलिटी होती है, उसे 2030 तक कम करना है, ठीक है। जो भी जितने भी अफेक्टेड मेंबर, जो भी पीपल हैं जो अफेक्ट होते हैं डिजास्टर से, उससे रिड्यूस करना है 2030 तक।
इकोनॉमिक लॉसेस जो भी होती हैं डिज़ास्टर की वजह से, उसे कम करनी है 2030 तक। डिज़ास्टर जो सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी बनानी है ताकि डिज़ास्टर से लड़ी जा सके, ठीक है। और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज भी बनानी है, 2020 तक ही बनानी थी पर 2020 समय तो लैप्स हो गई, राइट। तो जो भी बनी होगी वो बनी होगी, अब ये तो डिटेल्स हमारी एग्ज़ाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या बनी क्या नहीं बनी, ठीक है। और इंटरनेशनली कोऑपरेशन करनी है 2030 तक ताकि ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके ये फ्रेमवर्क। और मल्टी हजार्डियस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिज़ास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन या असेसमेंट वो सब करनी है ताकि कुल मिला के चीज़ें, बस आपको ज़्यादा क्या यहाँ पे याद रखनी है कि ये सेंडाई फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये कब अडॉप्ट की गई, तो 2015 में अडॉप्ट की गई थी। और ये शंघाई, ये जापान की एक कंट्री है, राइट, वहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया था, जापान में किया गया था। और ये सक्सेसर है हीगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो लाई गई थी, उसी की ये सक्सेसर है। यही 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में देखेंगे क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये लाई गई थी। तो ये क्यों है, तो ये सेम चीज़ है, या नाम ही से आप समझ सकते हैं इसके, डिजास्टर के लिए लाई गई थी। और इसकी 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों जापान के द्वारा ही होस्ट किया गया था। एक तो योकोहामा में किया गया था 1994 में, दूसरी हीगो में किया गया था 2005 में, और तीसरी शेंघाई में की गई थी 2015 में। तो हीगो में जो कॉन्फ्रेंस की गई थी 2005 में, ठीक है, ये 5 में की गई थी। और इसकी टाइम फ्रेम क्या थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2005 से लेकर 2015 तक थी, जहाँ पे कंट्रीज़ मिलकर और डिज़ास्टर्स के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगी। फिर 2015 के बाद क्या लाई गई, तो इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई शेंघाई जो कि है जापान में ही, वहाँ की गई 2015 में। फिर 2015 में अडॉप्ट किया गया किसे, तो शेंघाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया जो 2030 तक के लिए रहेगी ये अवेलेबल। तो यही है जानकारी इसमें, G20 थी और यही फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट थी और कुछ भी नहीं। आर्टिकल ही है छोटी सी जहाँ पे बताई गई है कि ग्लेशियर लेक में अभी वाटर राइज हुई है। तो अब कौन कौन सी लेक मेंशन है वो देखेंगे, और कुछ और हम ग्लेशियर लेक्स देखेंगे जो कि है इंडिया में। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में क्या कौन कौन सी लेक कवर है, तो गुरु डोंगमार लेक जो कि है सिक्किम में, फिर पैंगोंग टोसो लेक जो है लद्दाख में, समिति लेक ये है सिक्किम में, और लोहनक लेक ये भी है सिक्किम में। तो ये 3 लेक सिक्किम की और एक लद्दाख की, ये 4 लेक कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, जहाँ ये ग्लेशियर लेक समय से जहाँ पे अभी वाटर राइज बढ़ी है। अब वैसे मैच द फॉलोइंग में आपसे यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि लेक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। और कौन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और कौन कौन सी लेक हैं जो कि ग्लेशियर लेक्स है इंडिया में। तो चंद्रताल लेक के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है। तो चंद्रताल लेक ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बिरगू लेक ये भी है हिमाचल प्रदेश में। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है। होमकुंड लेक ये भी उत्तराखंड में। टोस्मोगो चू ये लेक कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। फिर गंगबाल लेक जम्मू कश्मीर, और गदसार लेक जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो कुछ लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वैसे दिमाग में आपको रखनी होगी इसे क्योंकि अभी न्यूज़ में ये आई हुई है और यूपीएससी ने लेक्स पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है। और ये 4 तो कम से कम एटलीस्ट ज़रूर याद रखें क्योंकि ये तो ऑलरेडी है न्यूज़ में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल है जहाँ पे ये बताई गई है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 16th मीटिंग अभी हुई है, राइट। तो उसी पे कैली कोलंबिया में हुई है, तो उसी पे बात की गई है कि अभी क्या क्या टेक अवेज हैं। पर अभी तक ऐसी फॉर्मली अभी अनाउंस नहीं की गई है कि क्या क्या इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से क्या क्या निकली है जानकारी, या कौन कौन सी एक्शन निकली है। पर एक इसमें मेंशन की गई है एक अग्रीमेंट जिस पे अभी डेडलॉक चल रही है इसमें। अभी इस चीज़ पे कंट्रीज अग्री नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से अभी ये अग्रीमेंट के बारे में कुछ जानकारी ऐसे क्लियर नहीं दी गई है। तो ये कौन सी अग्रीमेंट है, तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में देखी गई थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपसे ऐसे पूछ ले। या तो आपसे पूछ ले कि ये अग्रीमेंट कौन सी फ्रेमवर्क या कन्वेंशन की पार्ट है, ऐसा भी करके आ सकती है, तो याद रखनी है। अब इस डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट में क्या डेडलॉक हुई है, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंट्री अग्री नहीं हो पा रही है इस अग्रीमेंट पे। तो इस पर्टिकुलर में अग्रीमेंट में क्या होगा कि जितने भी जेनेटिकली डेटा है प्लांट की, एनिमल्स की, वो कलेक्ट की जाएगी और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उसे ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। अब उससे क्या होगी कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सीबीडी के अंदर,
वो यूज़ कर पाएंगी ये सारी जेनेटिकली रिसोर्सेज, ताकि वो या तो मेडिसिन बनानी हो या कॉस्मेटिक बनानी हो या और भी कोई फर्दर यूज़ के लिए अलग अलग कंट्रीज उसे यूटिलाइज कर पाएंगी। तो अब यहाँ क्या कहना है कंट्रीज़ की, कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका क्या कहना है कि अब हम जेनेटिकली या जो भी जेनेटिकली प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, राइट, उसकी हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक बनाने के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो मिलियन में या बिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, राइट। अब ये स्मॉल जो कंट्रीज़ है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे इस एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि अब बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आखिर ये कॉस्मेटिक कैसे बनी है या आखिर ये मेडिसिन कैसे बनी है। तो वो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ रहेंगी, डेवलप कंट्रीज़ रहेंगी या पुअर कंट्रीज से जो ऊपर कंट्रीज़ रहेंगी, वो इसका फ़ायदा उठा के पैसे अर्न कर सकती हैं, और फिर ये पुअर कंट्रीज़ को या पुअर कंट्री से कोई फिर वैसी कॉस्मेटिक या मेडिसिन नहीं खरीदेगा, राइट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये अभी माथामारी चल रही है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट को लेकर। अब तो ये इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी वो जब आगे आएगी न्यूज़ में तब हम उसे समझेंगे, पर ओवरऑल हमें बस ये पता होना चाहिए कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसे ये जेनेटिकली डेटा को स्टोर करने के लिए प्लांट एनिमल्स के लिए ये कंसर्न है, और ये कौन सी पर्टिकुलर कन्वेंशन से आई है, तो याद रखनी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ये आई है। हालांकि उस कन्वेंशन को भी हम देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ऑरिजिन हमें समझना होगा कि आखिरकार कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आई कैसे है। तो एक 1992 में अर्थ समिट हुई थी, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ओईसीडी एक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। तो इस कन्वेंशन के तहत इस पर्टिकुलर जो समिट है, अर्थ समिट, इसके अंदर 3 कन्वेंशन को लाई गई थी। पहली क्लाइमेट चेंज पे लाई गई थी, दूसरी बायोडाइवर्सिटी पे, और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब क्लाइमेट चेंज के लिए लाई गई थी, इसी के तहत क्या बनी, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा। और दूसरी कन्वेंशन क्या लाई गई थी, तो बायोडाइवर्सिटी पे, और इस कन्वेंशन का क्या नाम रखा गया, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसी कन्वेंशन को हम देखेंगे। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब ये कन्वेंशन आप नाम ही से आप समझ सकते हैं कि कन्वेंशन क्यों लाई गई है, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और अच्छे से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके उसकी यूज़ की जा सके। ठीक है, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, आपको याद रखनी है ये क्या है, तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये बाइंडिंग है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें माननी पड़ेगी अगर कोई सी भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में चेंजेस होती हैं या कुछ अग्रीमेंट आती है उस पर। अब ये फोर्स में कब से है ये कन्वेंशन, तो 1993 से। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बेस्ड है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब इंडिया ने इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यही कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी लाई थी 2002 में, जो अभी भी ये एक्टिव है, राइट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया क्योंकि मेंबर है इसकी, और इंडिया पे भी ये लीगली बाइंडिंग है, तो इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को लाया था। ठीक है, फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सीबीडी। अब इसी के अंदर यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ही दो और प्रोटोकॉल्स लाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाई गई थी, ये क्यों लाई गई थी, बायोसेफ्टी के लिए। कब अडॉप्ट की गई, तो 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कन्वेंशन प्रोटोकॉल भी यूपीएससी पूछ लेती कभी कभी कि ये कौन सी कन्वेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाई गई थी, क्यों, तो कि यह किस चीज़ से कंसर्न करती है, तो बस ये याद रखनी है, बायोसेफ्टी से। फिर दूसरी इसके बाद कौन सी प्रोटोकॉल लाई गई इसके अंदर, सीबीडी के अंदर, तो नगयो प्रोटोकॉल लाई गई। ये क्यों लाई गई, तो जेनेटिक रिसोर्सेज की फेयर और इक्विटेबल यूज़ हो सके, शेयरिंग हो सके, इसी पे लाई गई थी। ठीक है, और ये जो नगोयो प्रोटोकॉल है इसे अडॉप्ट किया गया 2010 में। नगोयो कहाँ है, तो ये जापान में। ठीक है, तो अब ये जो जेनेटिकली रिसोर्स की एक्सेस है इसी से रिलेट करके और ये अग्रीमेंट को बनाई गई है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। तो इसी पे अभी बकझक चल रही है कंट्रीज़ के बीच में कि ये इम्प्लीमेंट करनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, अब हम और डिटेल्स देखेंगे सीबीडी के बारे में। तो अब सीबीडी के अंदर सारी स्पीसीज कवर्ड है, इकोसिस्टम कवर्ड है, जेनेटिक रिसोर्सेज कवर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है आपसे कि कुछ सारी की सारी स्पीसीज कवर्ड नहीं है, कुछ स्पीसीज कवर्ड है, या कुछ इकोसिस्टम कवर्ड है, या कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज कवर्ड है। तो ऐसी बात नहीं है, सारी स्पीसीज, इकोसिस्टम, जेनेटिक रिसोर्सेज सीबीडी ये कॉन्फ्रेंस, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर कवर्ड है।
और यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखनी है सारी कंट्रीज ग्लोब में यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स हैं उन्होंने रेक्टिफाई किया हुआ है ये कन्वेंशन को, पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे साइन नहीं किया और ये इकलौती कंट्री है जिन्होंने सीबीडी को रेक्टिफाई नहीं किया है, तो आपको ये याद रखना होगा। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी, तो नसायू बहामास में हुई थी। और 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया में हुई थी, याद रखनी है। 11 जो सीबीडी की कॉप थी, कॉप 11, वो हुई थी हैदराबाद में, इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने ये स्टेटमेंट आ भी सकती है कि इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 2025 से लेकर 2030 तक इतनी अमाउंट स्पेंड करने की सोची है, ये आ सकती है स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। और इस आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि इंडिया अच्छे से वर्क कर रही है। इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि 81,664 करोड़ स्पेंड करेगी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में और प्रोटेक्ट करने में, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकती है बायोडाइवर्सिटी वाली अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होती है उस पर, तो ठीक है। 16th अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सीबीडी की है, ये कहाँ हो रही है, तो कहाँ हुई है, तो ये कैली, कोलंबिया में, कोलंबिया की सिटी है कैली, वहाँ पे ये हो रही है, ठीक है, 2024 में। याद रखनी है 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। और 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में अडॉप्ट किया गया था कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लाई गई थी, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हैं उसे रोका जा सके 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, याद रखनी है। और इसे कब अडॉप्ट किया गया था, तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इसे, कॉप 15 में इसे अडॉप्ट किया गया था 2022 में। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी डिटेल्स हम देखिए। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे बात की गई है कि अभी तक ब्राज़ील क्यों चाइना की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अभी तक क्यों साइन नहीं किया है, और क्यों इन्होंने अभी तक अपनी स्टेप आगे नहीं ली है। अब ब्राज़ील क्या स्टेप लेगी क्या नहीं लेगी वो तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। पर ये सारी जानकारी कब सामने आई, तो ये ब्रिक्स की जो ग्रुप है, राइट, उसी के तहत ये सारी जानकारी आई थी। और हमें देखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स के बारे में ही, क्योंकि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दूसरी कंट्री की ये इनिशिएटिव है, चाइना की है, राइट। और इंडिया की कोई सी स्टेट से ये पास होती नहीं है, तो इंडिया की के लिए ऐसी BRI उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट हो सकती है मेंस के लिए कि वर्ल्ड ऐसे ऐसी स्टेप्स ले रही हैं, तो इंडिया को क्या करना चाहिए। वैसे आता है क्वेश्चन, या अगर फ्रेम होती है तो वो मेंस के लिए फ्रेम होगी, या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पर BRI के बारे में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। आपसे क्या पूछी जाएगी, तो ब्रिक्स के बारे में पूछी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ब्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिक्स क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ पे हर साल फॉर्मल समिट्स होती हैं, जहाँ पे मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ पे ब्रिक्स की मेंबर एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ब्रिक्स के अंदर, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये कंट्रीज़ हैं। फाउंडिंग कंट्रीज सिर्फ 4 ही हैं, इसलिए याद रखनी है कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और पहली समिट ब्रिक्स की कहाँ हुई थी, तो येकेटरिनबर्ग जो कि है रशिया में, वहाँ हुई थी 2009 में। फिर एक साल बाद साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, याद रखनी है। अभी 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को इसी ईयर ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी आपको। और हम डिटेल्स देखेंगे। ब्रिक्स की जो मेंबर हैं वो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को कवर करते हैं और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। ब्रिक्स टर्म कोई पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा नहीं दी गई थी, एक पब्लिकेशन आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, जिम ओ'नीली के द्वारा, उन्होंने ऐसे ब्रिक को की टर्म्स पहली बार यूज़ की थी, ठीक है। और ब्रिक्स ने मिल के न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेट किया है 2014 में, जिसकी हेडक्वार्टर्स है शंघाई, चाइना में। और ये 5th ब्रिक की समिट हुई थी 2013 में। वहाँ सारी कंट्रीज़ ने मिलकर सोचा था कि ऐसी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी ही एक बैंक होनी चाहिए, ठीक है। जो वेस्टर्न डोमिनेटेड बैंक है IMF और वर्ल्ड बैंक, राइट, तो ईस्टर्न डोमिनेटेड बैंक होनी चाहिए सेम एज IMF वर्ल्ड बैंक, इसीलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया था, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स याद रखनी है, शंघाई चाइना में है। और ये सबसे पहले किसने बताया कि ऐसी होनी चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो याद रखनी है इंडिया के द्वारा ही 4th ब्रिक्स समिट में इसे
लाया गया था, यानी प्रपोज किया गया था, इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था फोर्थ में, फिफ्थ ब्रिक्स समिट में इसे इस पे अग्री किया सारी कंट्रीज़ ने, और सिक्स्थ ब्रिक्स समिट यानी 2014 में इसे सेटअप कर दिया गया। अभी याद रखनी है कि 16th ब्रिक की समिट हो रही है, सबसे लास्ट में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 16th ब्रिक की समिट कजान रशिया में हुई है, ठीक है। क्योंकि 2025 में जब यूपीएससी के आप एग्जाम दे रहे होंगे प्रीलिम्स की, वहाँ ब्रिक्स पे अगर क्वेश्चन पूछती है तो ये जनरल स्टेटमेंट पूछ सकती है, या तो 16 को चेंज करके 15, 18, 19 कुछ भी लिख सकती है, या डायरेक्टली आपसे पूछ सकती है कि 16th ब्रिक की समिट हुई है कजान रशिया में, या लोकेशन भी चेंज कर सकती है, याद रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 16 ब्रिक समिट कजान रशिया में हुई थी। अब कैसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो या तो ब्रिक्स के बारे में पूछ ली जाए, या कौन कौन से मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर ये पूछ ली जाए, या कौन से फाउंडिंग कंट्रीज हैं ब्रिक्स की ये पूछ ली जाए, या आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी रिसेंटली कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, जो कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। या आपसे, नहीं, ये तीन ही टाइप की क्वेश्चन फ्रेम होगी, उससे ज़्यादा नहीं फ्रेम होगी, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स, ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर्स हैं, और कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया, और एक और ब्रिक्स के बारे में जो भी जनरल जो बेसिक स्टेटमेंट है वो, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। चार टाइप की क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है इसमें, ठीक है, तो ध्यान देनी है। तो बस इतनी ही जानकारी है आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आपने इसे देखा होगा, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें अगर लास्ट तक आपने देखा है, और अगर आपने कुछ गेन किया तो, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें।